Hello students, I hope you all are fine. Students, you know very well we have covered method of preparation of haloalkane, nature of CX bond, and today we will discuss about the physical properties of haloalkane. First thing students, haloalkanes, if we talk about the प्योर हेलोएल्केन, अगर हम प्योर हेलोएल्केन की बात करते हैं तो दीज आर द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस. स्टूडेंट्स, इनका कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी स्मेल इनकी नहीं होती. बट स्टूडेंट्स, ब्रोमोएल्केन्स एंड आयोडोएल्केन्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू द लाइट. लेकिन जब हम ब्रोमोएल्केन एंड आयोडोएल्केन को ऐसे ही हम लाइट में रख देते हैं, लाइट का एक्सपोजर अगर हम इन पर डालते हैं तो स्टूडेंट्स इनका हमें येलोइश लाइक मीन्स ऐसा कुछ इनका कलर दिखाई देता है. इनका एक्चुअल में जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं कोई भी कलर नहीं होता स्टूडेंट्स. बट अगर लाइट एक्सपोजर अगर हम इन पर डालते हैं या फिर एक लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखते हैं तो इनके कलर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें इनका कलर शो होता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. देन स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हम जनरली ये फॉर्मूला कहूँ या मैं ट्रिक कहूँ, इस पर हम फोकस करेंगे. वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स मोलिकुलर मास की. डायरेक्टली मीन्स अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया मीन्स अगर सरफेस का एरिया बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है. And directly proportional to size. Obviously, if mass will increase, then size also will be increased there. So, students, boiling point is directly proportional to molecular mass, surface area, and directly proportional to the size. But students, it is inversely proportional to the branching, because if branching will take place, okay, then students surface area decreases, and if surface area decreases, then boiling point also decreases. So directly proportional to the molecular mass, surface area and size, and inversely proportional to the branching. Why it is students? Why it is? स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास बढ़ने से, साइज बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मोलिकुलर मास बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? या तो जब हमारे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे. कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, और उसको हमने तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी वी नीड टू प्रोवाइड. ओके, मीन स्टूडेंट्स, वी नीड टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेकिंग द अट्रैक्शन, ब्रेकिंग द फोर्स. ओके, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो एक साथ में ज़्यादा जो मोलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं. ज़्यादा मोलिक्यूल्स, जो सरफेस के मोलिक्यूल्स हैं वो एक साथ में ज़्यादा एक्टिवेट होंगे. ओके, तो उनके बीच में ज़्यादा मोलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन करेंगे. सो फर्दर वहाँ पर वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगी तो उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी. मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. जैसे स्टूडेंट्स यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ वी compare between methyl iodide, methyl bromide, methyl chloride and methyl fluoride. So students, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आयोडीन है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, इफ वी मूव डाउन द ग्रुप, देन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज, देन नंबर ऑफ सेल्स increases, and if number of cells increases, then student size also increases, size also increases. ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आयोडीन देखो, मिथाइल ग्रुप तो सभी में सेम है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी जो अल्काइल ग्रुप है वो हमने मिथाइल ही लिया है, यहाँ भी मिथाइल है और यहाँ भी मिथाइल है. तो चेंजेस कहाँ है? चेंजेस है हेलोजन में. यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पर हमारा फ्लोरीन है. और यहाँ से आपने देखा कि आयोडीन का साइज
सबसे बड़ा है। और मैंने आपको अभी फॉर्मूले से ही बताया था, ट्रिक से मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। तो यहाँ आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फ्लोरीन का सबसे छोटा है। तो साइज अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम क्या ऑर्डर देंगे, CH3I हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड CH3F it has minimum boiling point. I hope this question is clear to you students. Then students you can see one more example. हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये हमारा क्लोरोबुटेन है, यहाँ पर 2 क्लोरोबुटेन हमने लिया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 2 मिथाइल क्लोरो 2 मिथाइल सॉरी 2 मिथाइल क्लोरो प्रोपेन हमने लिया है। ओके यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो CH3 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 Cl। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रांचिंग सबसे, इनका अगर हम मोलिकुलर मास निकालेंगे तो ओवरऑल सभी का सेम है, क्योंकि ये सारे आइसोमर ही हैं, एक दूसरे के सारे आइसोमर ही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मोलिकुलर मास की, सो नियरली इक्वल ही यहाँ मिलेगा। सो स्टूडेंट्स मोलिकुलर मास पर तो हम नहीं जा सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। सो हमारा दूसरा एक कंसेप्ट और भी था, सरफेस एरिया एंड ब्रांचिंग। सो स्टूडेंट्स सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एंड ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। क्या होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा मीन्स आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखो ये जो एग्जाम्पल है इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, मीन्स इसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर क्लोरीन हमारा ब्रांचिंग में आया है, साइड चेन में आया है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होगा। ओके और यहाँ फिर से ब्रांचिंग में आई है और यहाँ मोर ब्रांच्ड है। सो स्टूडेंट्स अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचिंग अगर हमारी बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, सो सरफेस एरिया सबसे कम है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। और यहाँ ब्रांचिंग सबसे कम है, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। ओके सो स्टूडेंट्स यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने कंसेप्ट किसका लिया था, साइज का। यहाँ पर हमने किसका कंसेप्ट लगाया, साइज का। यहाँ पर हमने सरफेस एरिया एंड ब्रांचिंग को प्रीडोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर हमने किसको माना, सरफेस एरिया और ब्रांचिंग को, सरफेस एरिया और ब्रांचिंग को। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ CH3Cl मीन्स ये मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरोमीथेन हम कहें, ये क्लोरोइथेन है, क्लोरोप्रोपेन एंड क्लोरोबुटेन। सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़े, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़े हैं मीन्स वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है। हेलोजन तो सेम ही है, क्लोरीन ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कार्बन्स बढ़ेंगे तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मास किसका है, क्लोरोबुटेन का। क्यों, क्योंकि कार्बन्स बढ़े हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा, क्लोरोबुटेन का। और सबसे कम कार्बन किसमें है, यहाँ क्लोरोमीथेन में। तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम किसका होगा, क्लोरोमीथेन का। Okay, you can see one more example students. If we talk about methyl chloromethane, dichloromethane, trichloromethane and tetrachloromethane, तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर नंबर ऑफ हेलोजन्स बढ़ते हैं, इफ नंबर ऑफ हेलोजन्स इंक्रीजेस, हेलोजन्स अगर बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स मास इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलिकुलर मास के। तो जैसे जैसे हमारे हेलोजन्स बढ़ेंगे ऐसे ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर 4 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर केवल 1 ही है। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन इसमें है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसमें है, यहाँ क्लोरोमीथेन में।
तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे क्या है, कम है। ओके, सो स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट में हम किस किस फैक्टर को काउंट करेंगे, मोलिकुलर मास को, सरफेस एरिया को और साइज को। अगर ये 3 फैक्टर्स इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड फोर्थ वन इज द ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम बात करते हैं हेलोरीन में, तो हेलोरीन में ये जो ऑर्डर है हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा पैरा कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर ऑर्थो, पैरा क्या होती है स्टूडेंट्स, 1,4 पोजीशन, पैरा क्या होती है, 1,4 पोजीशन। फिर रहेगा ऑर्थो का, ऑर्थो क्या होती है, 1,2 पोजीशन। एंड फिर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा, मेटा का, और मेटा क्या होती है, 1,3 पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड वन प्रॉपर्टी इज सोल्यूबिलिटी। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में हमने CX का नेचर पढ़ा था, कार्बन एंड हेलोजन के बॉन्ड का नेचर पढ़ा था। वो कैसे थे, पोलर थे। कैसे थे, पोलर थे। हालांकि वो पोलर हैं बट पानी में इनसोल्यूबल हैं, बट दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देखो हमने मान लिया ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये हमारा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स इन हाइड्रोजन, देखो अगर हमने पानी में डिसॉल्व करना है हेलो एल्केन्स को, तो यहाँ पर पहले जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पहले से ही ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, इनको हमने ब्रेक करना होगा। और इनको ब्रेक करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स ने जो ऑलरेडी पहले से ही पानी के मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्ड्स बना रखे हैं, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन हो रखी है, पहले हमें उसको ब्रेक करना होगा। और उसके ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा, जब न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो उसके ड्यूरिंग क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनर्जी इवोल्यूशन की। जितनी एनर्जी रिलीज नहीं होती न्यू बॉन्ड को फॉर्म करने में, उससे ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए वाटर टू वाटर के बॉन्ड को डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। और यही रीजन है स्टूडेंट्स, हालांकि ये पोलर हैं बट वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। आई होप स्टूडेंट्स दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। Okay, then students, if they are not soluble in water, so they can dissolve into organic solvent। ये organic solvents में dissolve हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल में dissolve हो जाते हैं, ईथर में हो जाते हैं और बेंजीन रिंग में भी ये soluble हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स ऐसा ही हेलोएरीन का भी है, वो भी पानी में soluble नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में soluble हो जाते हैं। So I hope this concept is clear to you. So students, last one physical property is density। Density क्या होती है, mass per unit volume is known as the density। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स में भी स्पेशली अल्काइल क्लोराइड्स वाटर से लाइट होते हैं। अल्काइल क्लोराइड्स आर लाइटर देन वाटर। अल्काइल क्लोराइड्स पानी से हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। बट स्टूडेंट्स अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड
इनके बिग साइज की वजह से ये हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू द वाटर, दे आर हैवियर देन वाटर। जो ब्रोमो एल्केन्स एंड आयोडो एल्केन्स हैं दे आर हैवियर, ये भारी होते हैं एज कंपेयर टू द वाटर। अगर स्टूडेंट्स हम इनकी डेंसिटी के ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है अल्काइल आयोडाइड की, फिर अल्काइल ब्रोमाइड की, और सबसे कम किसकी है, अल्काइल क्लोराइड की। बट स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की, अगर हम बात करते हैं हेलो एरिन्स की, तो सारे ही हेलो एरिन्स हैवियर होते हैं एज कंपेयर टू द वाटर, हालांकि वो हमारे क्लोरोबेंजीन ही क्यों ना हो, वो भी वाटर से क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। So students, I hope all properties are clear to you. Students, please like, share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.